दोस्तों आज 10 मई से प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बन गई है। प्रीलिम्स का जो डाटा होता है वो वन लाइनर होता है, इसलिए उसका रिवीजन हम लोग 2-3 दिन के अंतराल पे किया करेंगे और मेंस का रेगुलर चलेगा क्योंकि मेंस ही इसकी जान है। चलिए दोस्तों, आज मदर्स डे के पावन अवसर पे अपने माता पिता दोनों को प्रणाम करके आज 10 मई 2026 के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। शासन व्यवस्था एवं राजनीति से खबर नंबर 1, तमिलनाडु राजनीति का नया मोड़। तमिलनाडु की राजनीति में 10 मई 2026 को एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ जब सी जोसेफ विजय, जो टीवीके के अध्यक्ष हैं, ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर डीएमके और एआईएडीएमके के 6 दशक पुराने द्विध्रुवी वर्चस्व को समाप्त कर दिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के नेतृत्व में गठित इस बहुदलीय गठबंधन सरकार को 234 में से 120 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिससे कांग्रेस की वापसी और वामपंथी दलों की भागीदारी क्षेत्रीय संघवाद के नए स्वरूप को दर्शाती है। इस नई सरकार की सबसे बड़ी विशेषता इसका युवा नेतृत्व है, क्योंकि गठबंधन के 120 में से 93 विधायक पहली बार सदन पहुंचे हैं। शासन के स्तर पर सरकार ने धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय को अपना मूल मंत्र मानते हुए प्रो पीपल गवर्नेंस पर जोर दिया है, जिसके तहत महिला सुरक्षा बल और नशा मुक्ति जैसे प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी गई है। यह सत्ता का परिवर्तन न केवल द्रविड़ विचारधारा को वर्चुअल वॉरियर्स और युवाओं की आधुनिक आकांक्षाओं से जोड़ता है, बल्कि भारतीय राजनीति में गठबंधन संघवाद के नए अध्याय की शुरुआत भी करता है। दोस्तों, इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि तमिलनाडु में पारंपरिक द्विध्रुवी राजनीति का अंत और एक क्षेत्रीय दल का गठबंधन सरकार के साथ उदय भारतीय राज्यों में गठबंधन संघवाद के बदलते स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण कीजिए। राजनीति और समाज से खबर नंबर 2, पश्चिम बंगाल राजनीतिक पुनर्गठन और पहचान की राजनीति। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का गठन भारतीय राजनीति के वैचारिक भूगोल में एक बड़े बदलाव का संकेत है। मुख्यमंत्री ने मैं नहीं हम के सिद्धांत के साथ सामूहिक नेतृत्व और सर्वसमावेशी विकास का संकल्प लिया है, जिसे विशेषज्ञ एक राष्ट्र एक संस्कृति की अवधारणा की जीत मान रहे हैं। नई सरकार ने 20 जून को आधिकारिक रूप से पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस घोषित करने का प्रस्ताव दिया है, जो राज्य की ऐतिहासिक पहचान के पुनर्मूल्यांकन की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्र और राज्य की एक ही दल की सरकार होने से डबल इंजन मॉडल के तहत सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में सुधार की अपेक्षा है। इसे प्रश्न क्या बन सकता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकीकरण के बीच बढ़ते तनाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या डबल इंजन सरकारें सहकारी संघवाद के लिए वरदान है या अभिशाप? जीएस पेपर सेकंड से खबर नंबर 3, परिसीमन विधेयक और संसदीय लोकतंत्र की चुनौतियां। मई 2026 में पीआरएस की रिपोर्ट के अनुसार संसद के विस्तारित बजट सत्र में 3 महत्वपूर्ण परिसीमन विधेयकों का गिरना भारतीय संसदीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। सरकार ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या को 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 1971 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना को आधार मानकर सीटों के पुनर्वितरण पर केंद्रित था। विधायी गतिरोध और संघीय संतुलन। इन विधेयकों का गिरना दक्षिण भारतीय राज्यों की उन चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने पर उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम होने का भय है। यदि लोकसभा की सीटें 850 हो जाती हैं तो राज्यसभा, जिनकी संख्या 250 ही बनी रहेगी, के सापेक्ष शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। यह घटनाक्रम इस ओर संकेत करता है कि भविष्य में परिसीमन के प्रश्न पर सर्वसम्मति बनाना भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 850 तक बढ़ाने के संवैधानिक और संघीय परिणामों का विश्लेषण कीजिए। क्या सीटों की संख्या में वृद्धि संसदीय चर्चा की गुणवत्ता और जवाबदेही को कम कर सकती है? इस पर अपना तर्क दीजिए। संवैधानिक निकाय जीएस पेपर 2 से खबर नंबर 4, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और संस्थागत स्वायत्तता। 9-10 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। अदालत ने संसद द्वारा नियुक्त प्रक्रिया के लिए कानून बनाने में हुए अत्यधिक विलंब को निर्वाचितों की तानाशाही के रूप में वर्णित किया है। 2023 के नए कानून ने चयन पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से बदल दिया है, जिसे याचिकाकर्ता कार्यपालिका के बढ़ते हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। संवैधानिक पृष्ठभूमि और अनूप बरनवाल मामला। 2022 के अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम समिति बनाई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल थे। हालांकि 2023 के अधिनियम ने इस संरचना को बदल दिया, जिससे चयन प्रक्रिया में सरकार का 2/3 बहुमत सुनिश्चित हो गया है। यह न्यायिक सक्रियता इस बात पर जोर देती है कि लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका के अंगूठे के नीचे नहीं होना चाहिए। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2003 संस्थागत स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं?
जीएस पेपर 3 से खबर नंबर 5, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता और सामरिक व्यापार। 2026 में हस्ताक्षरित भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता भारत की व्यापारिक कूटनीति का एक नया अध्याय है। 27 अप्रैल 2026 को हुए इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने भारत के 100% निर्यात पर शुल्क समाप्त कर दिया है। यह समझौता भारत के श्रम प्रधान क्षेत्रों जैसे कपड़ा, रत्न, आभूषण, इंजीनियरिंग के सामानों के लिए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान कर देगा। इसे प्रश्न क्या बन सकता है कि भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 2026 किस प्रकार पारंपरिक वस्तु व्यापार से इतर सेवा नेतृत्व और पेशेवर गतिशीलता की ओर भारत के बढ़ते व्यापारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। चर्चा कीजिए। जीएस पेपर सेकंड से खबर नंबर 6, नीति आयोग की स्कूली शिक्षा रिपोर्ट 2014 से 25 और सीखने की गरीबी। मई 2026 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों में भारत के स्कूलों में बिजली 56% से बढ़कर 92% और इंटरनेट 8% से बढ़कर 64% जैसी बुनियादी सुविधाओं में भारी सुधार हुआ है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें लगभग 14 लाख स्कूल और 24.69 करोड़ छात्र शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट सीखने की गरीबी लर्निंग पॉवर्टी पर चिंता जताती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा 5 के लगभग 50% बच्चे अभी भी कक्षा 2 की किताब ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। प्रशासनिक सुधार के लिए आयोग ने कंपोजिट स्कूल कक्षा 1 से 12 एक साथ और स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाने का सुझाव दिया है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। दोस्तों, जीएस लेख भी 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में एक तुच्छ प्रयास कर रहा है, इसलिए अपना सहयोग जरूर प्रदान करिए। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि शिक्षा के अधिकार आरटीई ने भारत में पहुंच की समस्या को काफी हद तक हल कर दिया है, लेकिन सीखने की गुणवत्ता का संकट अभी भी विक्रम और बेताल है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा तक निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। जीएस पेपर 3 से खबर नंबर 7, पीएम मित्रा पार्क और ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचा। 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में भारत के पहले पूर्णतः कार्यात्मक पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया। 1700 करोड़ की लागत से विकसित यह काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क सरकार के 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ग्रामीण विकास और PMGSY 4। इसी दिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 का शुभारंभ किया, जिसके लिए वर्ष 2026-27 के लिए 18,907 करोड़ का आवंटन किया गया है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसमों के लिए उपयुक्त पक्की सड़कों से जोड़ने के 25 वर्षों के गौरवशाली सफर का विस्तार है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रसल लागत को कम करना और भारतीय विनिर्माण को वैश्विक मूल्य श्रृंखला ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ एकीकृत करना है। इससे प्रश्न क्या बन सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के 25 वर्षों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए और आगामी PMGSY 4th चरण किस प्रकार अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगा। दोस्तों, मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम रात 9 बजे। तब तक लगे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।